आप तो कुछ चिट्स वगैरह बना के लेके आए हो, रैपिड फायर टाइप होने वाला लग रहा है। आइए शुरू करते हैं बिल्कुल। एंड देखते हैं आपके पहली चिट में क्या है। Why should I invest in mutual funds instead of FDs? 500 रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एफडीज कंफर्ट देते हैं कि आपने 1 लाख की एफडी की तो अगले साल अगर 7% रिटर्न है तो 1,07,000 हो जाएगी। जिसकी भी 12 लाख से ज्यादा की इनकम है या पेंशन है तो उसके लिए फाइनल रिटर्न्स तो 7 के 30% निकल गए तो 4.8 ही रह जाते हैं। मार्केट के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखे 15% आराम से बने हैं। एफडी करके कोई अमीर बना है तो मुझे भी नाम बताइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन यूट्यूब चैनल में। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम उन सवालों को लेकर आए हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया, लिंक्डइन पोस्ट और यूट्यूब कमेंट के थ्रू हमें मिले हैं। तो आज उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवा, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है और आर्मी वेटरन भी है, और आपके इन सवालों को एक सिंपल और प्रैक्टिकल वे में आपको समझाएंगे। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता, आज तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप तो कुछ चिट्स वगैरह बना के लेके आए हो बिल्कुल सर, एंड रैपिड फायर टाइप होने वाला लग रहा है। बिल्कुल। यस, मार्केट में इन्वेस्ट करना तो पहला कदम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके एप्रीहेंशंस हो सकते हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं और जायज़ सवाल होते हैं सब। यस, लेकिन फिकर नोट, आई एम हियर एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन अ वेरी सिंपल वे व्हिच will help you in making informed decisions as per your risk appetite, as per your risk tolerance and as per your requirement of the investment. आइए शुरू करते हैं बिल्कुल। एंड देखते हैं आपके पहली चिट में क्या है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इंस्टेड ऑफ एफडीज, स्पेशली इन दिस वोलेटाइल मार्केट? बहुत अच्छा सवाल है एंड सही सवाल है। यस, एफडीज और जो फिक्सिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो टोटली अलग इंस्ट्रूमेंट है और म्यूचुअल फंड्स और मार्केट में इन्वेस्टमेंट टोटली अलग है। अगर देखें तो एफडीज हमको जो है, हमारी वैल्यू जो है बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन मार्केट वोलेटाइल होती है, वो ऊपर नीचे भी जाती है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो एफडीज हालांकि हमको कंफर्ट देते हैं कि आपने 1 लाख की एफडी की तो अगले साल अगर 7% रिटर्न है तो 1,07,000 हो जाएगी। तो दिन पे दिन और टाइम टू टाइम आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। वो कंफर्टेबल फीलिंग देता है कि मेरे 1 लाख बढ़ के 1 लाख मान लो 7,000 हो गए एक साल में। लेकिन जो भी हमारा उसका इंटरेस्ट मिलता है वो पहले तो मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, वो अप डाउन होता रहता है। तो आज के दिन 7 है, अगले साल 6.5 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है। दूसरा, इसमें जो रिटर्न्स आते हैं वो टैक्सेबल होते हैं एज पर योर टैक्स ब्रैकेट। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, जो कि जनरली आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स तो होते ही हैं, या जिसकी भी 12 लाख से ज़्यादा की इनकम है या पेंशन है, तो उसके लिए फाइनल रिटर्न्स तो 7 के 30% निकल गए तो 4.8 ही रह जाते हैं। मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, स्पेशली द इक्विटी म्यूचुअल फंड। मार्केट में भी लेकिन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपको, जैसे कि पिछले 1 साल में भी देखें तो डेट फंड तो ने तो एफडी प्लस रिटर्न्स दिए हैं, मल्टी एसेट फंड्स ने भी एफडी टाइप रिटर्न्स या एफडी से ज़्यादा ही दिए हैं क्योंकि इसमें गोल्ड भी था। ठीक है, सेम इज आर्बिट्राज जो कि कभी नीचे नहीं जाते। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन आप बात कर रहे हो, जब मार्केट की बात करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं या इक्विटी की बात करते हैं। यस, वो पिछले 11 महीने से, सितंबर लास्ट ईयर से बिल्कुल, सितंबर 2024 से बिल्कुल वोलेटाइल है। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया एंड वो डाउन ही है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, मार्केट में ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, जिसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में वो आपको बेस्ट रिटर्न्स ही देते हैं क्योंकि मार्केट के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखे तो 15% आराम से बने हैं। तो 12 से 15% आप रिटर्न्स बना सकते हो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। अगर आप नॉर्मल मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो 10 से 12% रिटर्न्स आपके बन सकते हैं। लेकिन यस, मार्केट वोलेटाइल रहेगी, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में तभी पैसा लगा लें अगर आपका 5 साल से बियॉन्ड का होराइजन है। 1 साल तक का पैसा बिल्कुल नहीं लगाना। 1 से 3 साल का पैसा हाइब्रिड फंड में लगाना, बैलेंस में फंड में लगाना या मल्टी एसेट में लगाना। बियॉन्ड दैट इज यू कैन गो टू प्योर इक्विटी फंड। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल है, एफडी कंफर्टेबल है। लॉन्ग टर्म में एफडी में आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे।
अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मार्केट इज द वे. सो इफ इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर ए लीनियर ग्रोथ, एफडी इज द वे, बट द ग्रोथ विल ऑलवेज बी लेसर देन योर इन्फ्लेशन ऑफ या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 8 से 10% है. एफडी के रिटर्न्स प्री टैक्स भी 7% है, पोस्ट टैक्स तो 4-5% आ जाते हैं. तो आपको ये देखना है कि आपने लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखना है या शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्शन देखना है. बिल्कुल. तो दोनों लॉजिक सही है. तो इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करती, क्योंकि अगर एफडी करके कोई अमीर बना है तो मुझे भी नाम बताइए कौन है, क्योंकि एफडी करके कोई अमीर नहीं बना है, इसने वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है. तो एफडी इज टू स्टोर वेल्थ, इक्विटी और मार्केट इज टू ग्रो योर वेल्थ. नहीं तो डिसाइड व्हाट यू वांट. सर दूसरा सवाल है कि मार्केट में इतनी सारी एएमसीज हैं, करेक्ट. तो क्या मुझे एक ही एएमसी के स्टिक रहना चाहिए? यस, एएमसीज का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, द कंपनीज जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेके आती हैं, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, सुंदरम है, आदित्य बिरला, ये वो ऐसी 45 से 50 के करीब है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 पर मंथ ऐड भी हो रही हैं. अभी जियो भी आ गया. तो ये एएमसीज है जो अपने फंड लेके आती हैं. यस, नाम जरूरी है, रेपुटेशन जरूरी है. अच्छा है, अच्छा रेपुटेशन है तो आपको कंफर्टेबल भी फील होगा, और रेपुटेशन बनाई भी है तो अच्छा परफॉर्म भी किया होगा. लेकिन केवल नाम देख के या बड़ा पास हिस्ट्री देख के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. तो उसमें क्या देखना चाहिए कि बियॉन्ड द नेम भी आपने जाना चाहिए, क्योंकि नई नई जो एएमसीज आ रही हैं वो हो सकता है वो म्यूचुअल फंड में नहीं है, लेकिन उनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड वाला है, अच्छी इंटीग्रिटी वाला, अच्छे एथिक्स वाला है. तो वो कंपनी आ रही हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले पोर्टफोलियो मैनेज किए हैं लोगों के, पीएमएसएस मैनेज किए हैं, एएफ्स मैनेज किए हैं, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस अगर उन्होंने दिया है तो वो बेटर हो सकती है. तो केवल नाम ही अकेला नहीं है, बियॉन्ड दैट भी जाना है. दूसरा आपने देखना है कि उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, उसका सेबी के साथ क्या रिलेशन है, कंप्लायंस कैसे हैं. अगर उसके कंप्लायंस परफेक्ट है तो इट इज ऑल एएमसीज आर एट पार, इन केस कंप्लायंस भी अच्छे हैं. दूसरा देखना है उसके जो फंड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि वही ये जो स्कीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो फंड मैनेजर उससे पहले क्या क्या मैनेज कर रहा था, क्या उसका एक्सपोजर है, किस मार्केट फेस ने उसमें बेटर रिटर्न्स दिए हैं. अगला है, यस, एक म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में सारा पैसा लगाना कंफर्टेबल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट जाना भी जरूरत नहीं है. तो 2-3 एएमसी चूज करो जो आपको फिट करती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करिए. लेकिन वन हैज टू लुक बियॉन्ड दोस टॉप 5 और टॉप 10 जो भी ये नाम है, उनके बियॉन्ड देखेंगे, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस लेनी है. वो टॉप 5 बना पास हिस्ट्री में, कोई जरूरी नहीं है कि पास हिस्ट्री सेम रिपीट हो, क्योंकि मार्केट कंडीशंस आज से 10-20 साल कुछ अलग थे, उसके बाद अलग थे. देख, तो अगर हमने देखा भी है कि जो एएमसीज जनरली कोविड से पहले अच्छा कर रही थी, कोविड के बाद में सारों ने उतना अच्छा नहीं किया है. छोटे छोटे एएमसीज आए, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है. तो वन हैज टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज अवेलेबल, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज विद यू, और व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट चाहिए. तो नया पुराने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बाकी फीचर्स तो तकरीबन सेम होते हैं. अपने फंड मैनेजर ने और उसके जो इन्वेस्टमेंट के वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उस स्कीम में क्या कंपोजिशन है, क्या उसका नजरिया है, वो ज़्यादा आपको बेटर रिटर्न देगा. सर एक और सवाल है, ये हर म्यूचुअल फंड के अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होते हैं. करेक्ट. तो क्या जो सबसे चीपेस्ट होता है तो मुझे उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? यस, एक्सपेंस रेशियो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. पहले तो बताएं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है. कोई भी एएमसी या कोई भी म्यूचुअल फंड आपके पैसे मैनेज करता है. पैसेज मैनेज करने पे उसके कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडवाइजरी कॉस्ट है, या प्लेटफॉर्म कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है, टैक्स है, जीएसटी है, सब कुछ है. तो वो सब एक्सपेंस रेशियो में आता है. एक्सपेंस रेशियो को अगर वैसे बोलें, जैसे कि आप एफडी में भी पैसे लगाते हो, एफडी आपको अगर 7% दे रहा है, तो वो किसी को लोन देते हैं तो वहाँ हो सकता है 8% कमा रहा है, लेकिन आपको 7 पास कर रहा है, तो 1% जो है उसकी मार्जिन है. तो मार्जिन में उसकी मैनेजर फीस, क्लर्क फीस,
मैनेजमेंट फीस, सबकी सैलरी, ठीक है, और उसका अपना प्रॉफिट भी होता है। तो ये सब उस एक्सपेंस रेशियो का पार्ट होता है। यस, एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल एक्सपेंस रेशियो पे इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो होता है, जैसे कि इंडेक्स फंड हुए, ईटीएफ भी बोल, हालांकि वो म्यूचुअल फंड नहीं है, ईटीएफ में भी एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो उनमें क्या होता है, उसको ने तो ये केवल इंडेक्स को ट्रैक करना होता है, जो इंडेक्स में जिस स्टॉक्स का जितना कंपोनेंट है, जितना उसका प्रोपोर्शन है, उतनी उसने इन्वेस्ट कर लिया, तो वहाँ पे फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, तो वहाँ कॉस्ट कम है। दूसरा है जो एक्सपेंस रेशियो है वो सेबी रेगुलेटेड होता है, उससे ना तो एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले सकता कोई भी एएमसी, बिल्कुल। तो ये एज पर ऑथराइज होता है जितना उनको एंटाइटल्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन दी वेरियस फैक्टर्स, कि आपकी एयूएम कितना है, आप उसको कितना एक्टिवली मैनेज करोगे, आपकी एसेट्स क्या है अंदर। जैसे कि डेट फंड का तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है, इक्विटी फंड का ज़्यादा होता है, मल्टी एसेट का बीच में होता है, तो उस हिसाब से होता है। तो आपको पैसे, यस, एक्सपेंस रेशियो बचा के आप थोड़े पैसे, आपको लगेगा कि ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ ए फंड इज गिविंग यू बेटर रिटर्न्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत माइन्यूस्कुल पार्ट हो जाता है। तो आपने परफॉर्मेंस देखना है और उस पे रिटर्न्स बनाने, उस पे वेल्थ क्रिएशन होती है, एक्सपेंस रेशियो पे नहीं होती है। और दूसरा, अगर फंड बेटर कर रहा है तो उसका एयूएम बढ़ेगा, एयूएम बढ़ेगा तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। तो इनिशियली आपका अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा भी है और वो फंड अच्छा परफॉर्म कर गया, बहुत ही जल्दी वो उसका एयूएम बढ़ जाएगा और फिर आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। अगर आज आपका 1.5-2% एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, तो साल भर बाद हो सकता है वो, अगर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो 1% पे भी आ सकता है। तो एक्सपेंस रेशियो ओवरराइडिंग फैक्टर नहीं है, ओनली फैक्टर नहीं है, आपने परफॉर्मेंस देखनी है। यू हैव टू टेक लुक एट वैल्यू फॉर मनी। इफ ए फंड मैनेजर with a higher expense ratio can give you better returns, you go for it. सर, ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सब यही चाहते हैं कि 20% रिटर्न लेना इन्वेस्टमेंट से। Correct. तो क्या ये रियलिस्टिक है? देखो, 20% एक्सपेक्ट करना बिल्कुल कर सकते हो आप, और मिल भी जाता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑन द लॉन्ग टर्म 20% पर एनम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। अच्छा। वो क्यों है? जो गॉडफादर हैं जो इन्वेस्टमेंट के, वॉरेन बफेट जी, उनका खुद का सीएजीआर पिछले साल, कुछ सालों का अगर 20-30 साल का गिने, तो तकरीबन 18% ही है। अच्छा। अगर वो 18% ही बना पाए हैं, हमें 20% एक्सपेक्ट करना थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। तो यस, शॉर्ट टर्म में, स्मॉल पीरियड ऑफ फेजेस में 20% के उससे ज़्यादा भी रिटर्न्स बनते हैं। जैसे कि 2023-24 की बात करें तो बने थे रिटर्न्स, मार्केट ने 20-25% अच्छी तरह रिटर्न दिए, लेकिन वो इस साल 10-12% गिर गई, तो कुल मिला के तो वही डाउन आ गए। तो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। तो मार्केट से आपने एक्सपेक्ट क्या करना है? देखो, पिछले 45 साल की सेंसेक्स की अगर रिटर्न्स देखें, 1979 से आज तक 15% रिटर्न्स है। तो लेकिन पिछले 20 साल के 12% रिटर्न्स है। तो 12 से 15% एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकता है, बेस्ड ऑन योर द टाइप ऑफ एसेट्स यू हैव इन द लॉन्ग टर्म। 20% थोड़ा अनरियलिस्टिक है, उतने पे प्लान ना करें, आ जाएंगे, लेकिन वो प्लानिंग फिगर नहीं हो सकता है। लेकिन वो लीनियर तो मार्केट में आएंगे नहीं, तो कभी वो माइनस आएगा, कभी प्लस आएगा, और मार्केट आपको 12 से 15% रिटर्न्स एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आराम से मिल। सर, अगला सवाल है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। करेक्ट। पर जब पोर्टफोलियो गिरता है तो घबराहट सी होती है, तो ऐसे में क्या करें? देखो, पोर्टफोलियो नीचे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ जी। ये एक ऐसा इमोशन है, नेगेटिव इमोशन आएगा ही, डर तो लगेगा ही, चिंता तो होती है, होनी भी चाहिए, इसमें कोई एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। हाँ जी। लेकिन मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट का बिहेवियर समझे। तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होना उसका फीचर है, और शायद उसी की वजह से रिटर्न्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो उसमें डटे रहते हैं। वो बग नहीं है, volatility is a feature of the market in the short term. So markets are volatile in short term and they give you growth in the long term. तो वो ध्यान रखें। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इससे दूर रहने के लिए क्या है?
पहले तो उस इंस्ट्रूमेंट्स में भरोसा रखें जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं। तो या तो आप रिसर्च करके कर लें या आप किसी का हेल्प ले लें, किसी एडवाइजर के थ्रू ले लें। हमारे से लेनी है तो फिनविजन से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वन। दूसरा है, शॉर्ट टर्म में आपको जो पैसे की जरूरत है उसको मार्केट में नहीं लगाना है। तो अब आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। अगर वो है तो आपको 2-4 महीने में मार्केट डाउन भी है, इट विल नॉट अफेक्ट योर दिस थिंग। और मार्केट में अगर इक्विटी की तरफ जाना है तो 5 साल के बियॉन्ड का होराइजन रखें। 1 से 2 साल का पैसा इक्विटी मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगाना है, उसके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट में जाना है। तीसरा है, अपने पोर्टफोलियो चाहे कितने भी एग्रेसिव हैं आप, डाइवर्सिफाइड करके रखें। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है इवन द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो शुड हैव सम गोल्ड, should have some international exposure in the international equity funds or stocks. Then it should have some portion of debt also. इससे कि अगर ग्रोथ नहीं मिलेगी उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट नीचे गई तो यू हैव सम कॉर्पस अवेलेबल टू एनकैश दैट अपॉर्चुनिटी। एंड देन ऑब्वियसली इक्विटी शुड फॉर्म ए मेजर पार्ट इन केस योर पोर्टफोलियो इज लॉन्ग टर्म। प्रॉब्लम वहाँ आती है शॉर्ट टर्म में, अगर आपने साल 6 महीने के लिए पैसा लगाया और इक्विटी फंड में लगा दिया तो नीचे जाएगा। बिल्कुल। अभी पिछले साल हमने देखा कि एवरीबॉडी वांटेड टू बाय टू मिड एंड स्मॉल कैप, अभी वो मिड एंड स्मॉल कैप तो गिर गए। इवन बुक सेज कि आपको मिड एंड स्मॉल कैप में जाना है तो 7 साल के बियॉन्ड का होराइजन रखना है। ठीक, तो पिछले 7 महीने से अगर मार्केट गिर रही है तो क्या 7 साल हो गए? नहीं। ये उन्होंने पैसा वो ज़्यादा लोग दर्द में आते हैं जो कि एकदम लगता है फोमो में आते हैं कि यार ट्रेन छूट जाएगी, लगा लेता हूँ। वो नहीं करना। तो अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, राइट मिक्स ऑफ एसेट रखें और अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करें। राइट, तो जैसे कि आपने अगर पैसे लगाए हैं कि बच्चे की शादी के लिए, अगर बच्चा आज 15 साल का है तो शादी तो 25 साल में प्लान की है, तो उसके लिए अगर 10 महीने मार्केट डाउन भी है तो उसका असर नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि गोल तो आपका 10 साल के बाद है। तो लिंक योर इन्वेस्टमेंट टू गोल्स इज वन वे। Invest in the right assets, either have that knowledge or take somebody's help. ओके सर, अगला एक और क्वेश्चन है ऑडियंस की साइड से। तो वो पूछते हैं कि 5 साल का गोल है और 1-1.5 साल में रिटर्न चाहिए, तो सही सोच है क्या? देखो ये सोच, इन्वेस्टर की सोच ऐसी होती है, थोड़ा गलत है। अगर आपका गोल 5 साल का है, 1.5 साल में रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसका मैं आपको मार्केट से हटके जवाब देता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपया है, उसकी आप एफडी करना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप 5 साल की एफडी करेंगे तो आपको, अगर 5 साल की एक बार में करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे मान लीजिए 7.5%, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि मैं इसको 3-3 महीने की एफडी करता हूँ तो आपको रिटर्न्स तो उतने नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो हालांकि वो 1-to-1 रिलेशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालॉजी ठीक है। तो इसको समझें। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करना है 5 साल में, तो 1.5 साल में ऑप्टिमाइज नहीं होंगे। लिक्विडिटी तो होती है म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो आप निकाल सकते हो, लेकिन वो हो सकता है आपको लेने की जगह देने पड़ जाए। हो सकता है मार्केट उस टाइम डाउन ट्रेंड में है तो रिटर्न्स ना बने। तो एक गोल के हिसाब से इसलिए इन्वेस्ट बोला जाता है कि जब आपका गोल है तब आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। बीच में तो इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी आ गई तो लिक्विडिटी अवेलेबल होता है, लेकिन मोस्ट ऑप्टिमम और ऐसा सोचना थोड़ा गलत सोचना है, क्योंकि इसमें लीनियर रिटर्न्स नहीं आते। उसके लिए तो आपने फिर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में जाना है, एफडी वगैरह में जाना है, जहाँ पे आपको लीनियर ग्रोथ मिलेगी। सर, एक और सवाल है कि मार्केट में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो मैं म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करूं, पीएमएस और डायरेक्ट स्टॉक क्यों ना करूं? करेक्ट, सही सवाल है। देखो, कर तो आप तीनों में सकते हो, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज किस में है और आपकी ट्रस्ट किस में है, वो जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। पहले तो तीनों को समझ लेते हैं। एक है म्यूचुअल फंड, दूसरा है पीएमएस जिसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, जिसमें आपको 50 लाख का कॉर्पस चाहिए होता है टू सब्सक्राइब टू इट। बिल्कुल। और जहाँ पे आप 50 लाख देते हो एक पीएमएस फंड मैनेजर को, वो आपके नाम से स्टॉक खरीदता है, वो बेचता है।
तीसरा है डायरेक्ट स्टॉक्स, कि आप खुद अपना रिसर्च करके अपने स्टॉक खरीदे, अपना पोर्टफोलियो बनाया, उसमें अमाउंट की लिमिटेशन नहीं है, स्टॉक्स की भी लिमिटेशन नहीं है। तो पहले आते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है वो आप गोल के हिसाब से मैप कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड इतने रिलायबल होते हैं। दूसरा, इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। दूसरा, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, और रिटर्न्स ये भी मार्केट से ही बनाते हैं, और आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देते हैं। इवन एक म्यूचुअल फंड में 40 से 50 स्टॉक्स होते हैं, कुछ कैश होता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, छोटा अमाउंट भी आप 500 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और एसआईपी भी पॉसिबल है। दूसरा है पीएमएस। पीएमएस होता है 50 लाख के लिए। तो पहले तो आपके पास 50 होंगे, फिर आप फंड मैनेजर को दोगे, वो मैनेज करेगा। वहाँ पे आप के नाम से वो स्टॉक खरीदेगा, बेचेगा। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो सकता है, रिटर्न्स अच्छे भी आ सकते हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, उसमें जब भी फंड मैनेजर बेचेगा, खरीदेगा, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 20% होता है। म्यूचुअल फंड में टैक्स आपको तभी अफेक्ट करेगा जब आप अपना पैसा निकालोगे या डालोगे। अगर आपने 1 साल के बाद निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का भी फायदा मिलेगा, जो कि 1.25 लाख रुपए टैक्स फ्री है, और उसके ऊपर भी 12.5% टैक्स लगेगा। वहाँ पे तो जनरली शॉर्ट टर्म होगा तो टैक्स लगेगा। दूसरा, आपको एक्सपेंस रेशियो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तीसरा है, आपने बोला डायरेक्ट इक्विटी। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स रिसर्च करके कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, लेकिन वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपकी रिसर्च ने काम करना पड़ेगा, और या आपका फिर उतना होराइजन होना चाहिए। कुछ लोग लेते हैं कि भाई इक्विटी लिया तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए, अभी मैं लॉन्ग टर्म हो जाऊंगा। कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट तो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स आप किसी का भी देख लो, पिछले 20 साल में 13-14% तो रिटर्न्स हर म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। बिल्कुल। क्या हर स्टॉक्स ने दिए हैं? क्या स्टॉक इन्वेस्टर ने पैसे कमाए हैं उतने? आंसर है नो। तो पहले तो रिस्क समझ लें वर्सेस रिटर्न समझ लें, अपना गोल ध्यान रखें। दूसरा, म्यूचुअल फंड आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हो, मीडियम टर्म के लिए भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो, और उस पर रीजनेबल अश्योरिटी होती है कि आपके उस टाइम पे पैसे मेच्योर हो जाएंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म तो डेट में जाओगे आप, मीडियम टर्म बैलेंस में जाओगे, लॉन्ग टर्म इक्विटी में जाओगे जो रिटर्न दिए हैं। लेकिन ये चीज़ आप डायरेक्ट स्टॉक्स या पीएमएस में नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक में आपने मान लीजिए कोई भी बड़ी कंपनी ले ली, मान लीजिए रिलायंस ही ले ली, और जब आप पैसे निकालने गए, आपका गोल आया, तो उस टाइम पे हो सकता है रिलायंस में कोई इतनी अच्छी एनवायरनमेंट ना हो, मार्केट सिनेरियो खराब है, या कंपनी में कोई बैड न्यूज़ आ गई, तो आपका हो सकता है स्टॉक से 20% नीचे गया, बेक तो जितने आपने रिटर्न दिख रहे थे उतने बने नहीं। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पीएमएस और डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में नहीं हो सकता है। तो अगर फौजी हैं आप, तो लिमिटेड पैसे हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड आर सफिशिएंट। पीएमएस एंड ऑल, अगर आपके गोल के बाद पैसा है कि भैया मेरे पास सारे गोल अचीव हो गए लाइफ के, अभी मेरे पास ये पैसा है, तो यू वांट टू ऑप्टिमाइज गो थ्रू द पीएमएस और डू ए रिसर्च एंड मेक इट डायरेक्ट। सर, एक ये फ्रीक्वेंट सवाल है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर पूछते हैं, तो हमें पोर्टफोलियो में गोल्ड फंड क्यों नहीं दिया? आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सही सवाल है। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, और जो जरूर होना चाहिए। जहाँ तक गोल्ड को लेने की बात है, आप गोल्ड को कई सारे तरीके से ले सकते हो। डायरेक्ट गोल्ड फंड जो आपने बोला, ईटीएफ ले सकते हो, और इसको मल्टी एसेट फंड के थ्रू भी ले सकते हो। तो हमने सभी इन्वेस्टर्स को गोल्ड बाकायदा दिया हुआ है, 5 से 10% एज पर देयर रिस्क प्रोफाइल दिया हुआ है। लेकिन गोल्ड को लेने का तरीका केवल गोल्ड फंड ही नहीं है या ईटीएफ ही नहीं है, वो मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू भी गोल्ड लिया जाता है, क्योंकि हमने मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। दूसरा है, गोल्ड अच्छे रिटर्न्स देता है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, पिछले साल तो दिए हैं, लेकिन ये सदा ही मोस्ट या बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट नहीं रहा है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, पिछले 45 साल में मार्केट ने 18 ईयर्स नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो गोल्ड ने भी 18 ईयर्स ही नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो गोल्ड इज इक्वली वोलेटाइल। दूसरा, रिटर्न्स की बात करें, 1979 में जब मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो मार्केट सेंसेक्स स्टार्ट हुआ 100 रुपए से, वो आज 83-84 हज़ार है। गोल्ड स्टार्ट हुआ था 937 रुपए पर 10 ग्राम, आज वो 1 लाख रुपए का है।
तो अगर देखा जाए तो मार्केट ने उससे 8-9 गुना ज़्यादा ही रिटर्न दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी के रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं। यस, देयर आर फेसेस व्हेन इक्विटी इज नॉट डूइंग दैट वेल, तो गोल्ड डज वेल, व्हिच इज द प्रोबब्ली द फेज नाउ। तो गोल्ड हमने बाकायदा दिया हुआ है। आज के दिन क्या हम गोल्ड को और ज़्यादा दे रहे हैं? आंसर है नो, क्योंकि गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन के लिए होता है। 5 से 10% आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उतना हमने जनरली सबको दिया हुआ है थ्रू मल्टी एसेट फंड। उससे ज़्यादा मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। सर, एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के लिए क्या-क्या गलती नहीं करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, रादर बेस्ट सवाल है। उनको पता होना चाहिए कि क्या-क्या गलतियाँ नॉर्मली लोग करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है गलतियाँ तो बहुत हो सकती हैं, जो मेजर गलतियाँ हैं। एक तो रियर व्यू मिरर में देख के वो स्कीम सेलेक्ट करते हैं कि भाई पिछले 1 साल में जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस रिटर्न्स दिया, उसी को हम ले लें। तो वो म्यूचुअल फंड्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे तो नहीं चलते। पिछले साल या उस पीरियड में जब आप रिटर्न्स देखे, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अलग था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग था, जियोपॉलिटिक्स अलग थे। तो उसको देख के आप अगले साल का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। दूसरा है, इन्वेस्ट तो कर देते हैं और इन्वेस्ट करते हैं न्यूज़ के ऊपर कि भई अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है, टीवी में आ गया, पेपर में आ गया, और खरीद लेते हैं। तो मार्केट तो वैसे नहीं चलती, क्योंकि वो भी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के या आज का वो दिखा रहे हैं, एंड उस पे बेस पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट सदा ही अपने गोल के हिसाब से करो, ठीक है? शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स अलग होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स अलग होंगे। दूसरा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आती रहती है, ठीक है? वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर है। तो मार्केट में जब बैड न्यूज़ आए या प्राइस डाउन तो हो सके तो और खरीदो, अपनी एसआईपी को डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि एसआईपी बेस्ट ही तब काम करती है जब वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होती है। बिल्कुल। और जो लगा हुआ पैसा है उसको निकाले नहीं, क्योंकि उसमें आप जो पेपर पे लॉस है या नोशनल लॉस है, उसको आप रियल लॉस में कन्वर्ट कर देंगे, वो नहीं। तीसरा है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करें, किसी का दूसरे का पोर्टफोलियो को मिरर ना करें, ये अगला मिस्टेक है। नेक्स्ट है कि अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, अगर नहीं है, किसी ट्रस्टेड एडवाइजर है या आपका फाइनेंशियल मेंटर है, उसके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सदा ही बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है? उससे अगला है कि जब आप पैसे की ज़रूरत भी है शॉर्ट टर्म में, तो म्यूचुअल फंड का पैसे को ये ना समझें कि ये मेरे पैसे पड़े हुए हैं। लोग बोल देते हैं ये तो म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं, ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे हैं अभी, तो मैं इसको निकाल के डाइवर्ट कर देता हूँ। तो वो नहीं करना, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखना, और इसको सीरियस इन्वेस्टमेंट मानना। तो जैसे घरों में लोगों के पैसे लगे रहते हैं, वो 10-10, 20-20, 30-30 साल या परमानेंट भी उस घर को रखते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में कहने के लिए तो लोग आते हैं कि लॉन्ग टर्म है, लेकिन 6 महीने बाद ही बोलते हैं नहीं यार, इससे अच्छा तो एफडी था, उसमें पैसे तो बढ़ रहे थे जब मार्केट डाउन होती है। तो जब मार्केट बढ़ रही होती है तो फुल फोर्स लगाते हैं, सोचते हैं कि मार्केट गिरे तो सही मैं लगाऊं, लेकिन जब मार्केट गिरने लगती है, ना जी मैं तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो वो सब ना करें, एंड सोच समझ के इन्वेस्ट करें, अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन, अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें, किसी टॉप सेलिंग, टॉप परफॉर्मिंग या मार्केटिंग के हिसाब से ना जाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अगर आपके अभी भी कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। जय हिंद एंड ऑलवेज इन्वेस्ट स्मार्ट। थैंक यू दोस्तों, होप आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। जो क्वेश्चन बचे हैं आप और क्वेश्चन शेयर करेंगे, उसका अगली बार जवाब देंगे, एंड होप आपकी काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा। सो बी वाइज एंड इन्वेस्ट स्मार्टली।